गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करती हूँ। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? तो इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे उनका हम अपने डेली लाइफ या रियल लाइफ में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या सीखे थे? तो हम लोग यह सीखे थे अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि लंब, आधार और ये क्या था हमारा कर्ण, कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी का उपयोग हम लोग क्या कहाँ करेंगे? अपने रियल लाइफ में। जो भी हमारे रियल लाइफ में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप का बनेगा, उस शेप में हम लोग हाइट या डिस्टेंस या लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, आज इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में होगा क्या कि हमारे जितनी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड फिगर बनेंगे, उन सारे फिगर्स का हम क्या करेंगे? वहाँ पर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और फिर हम निकाल देंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार हाइट या अपनी ज़रूरत के अनुसार डिस्टेंस या अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी धागे की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई एक मीनार है, अगर यहाँ पर खड़ा होकर कोई एक बंदा इसे देख रहा है तो यहाँ हमें क्या पता चल जाएगा? अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? इस मीनार की ऊंचाई निकालना हो, यानी कि हाइट निकालना हो, या वह इस मीनार से कितना दूरी पे है यह भी निकालना हो, तो हम लोग बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे। एक होता है उन्नयन कोण, क्या होता है? उन्नयन कोण। और दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण। इन्हीं दोनों कोण पर बेस क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं उन्नयन कोण या एलिवेशन देखते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोई भी इंसान, बंदा या कुछ भी खड़ा है। यह क्या कर रहा है? ये एक बच्चा खड़ा है हुआ है। यहाँ पर एक वॉल्यून है, क्या है? वैल्यून है, जो क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ये वैल्यून है जिसे ये क्या कर रहा है? देख रहा है। अगर यह बच्चा जो है इस वैल्यून को देख रहा है तो इस वैल्यून को देखते समय किसी एंगल से तो वह इस वैल्यून को देख रहा होगा, और जिस एंगल से वह इस वैल्यून को देख रहा होगा वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पक्षी बैठी है, मान लेते हैं तोता बैठा है। क्या बैठा है? पैरेट बैठा है। तो यह पैरेट भी क्या कर रहा है? इस बच्चे को यहाँ से देख रहा है। तो जो इस तोते के द्वारा इस बच्चे को जब देखा जा रहा है तो वह जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण।
क्या बोली हूँ, यहाँ एक बच्चा था, इस बच्चे के द्वारा यहाँ पर एक तोता बैठा था। इस तोते को देखे जाने वाला जो एंगल यहाँ बन रहा था वह कहला रहा था हमारा उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस तोते के द्वारा जब इस बच्चे को देखा जा रहा था तो यह एंगल जो बन रहा था, इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। यह जो एंगल बन रहा था यही कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अब चलते हैं इस चैप्टर पे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched एन एंगल। यहाँ पर ये इसका रिकॉर्डिंग वाला सिंबल आ गया जिसके कारण ये दिख नहीं रहा है, शायद ये एंगल लिखा है। tied from the top of a vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। आइए हिंदी में भी पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक खंभा है, इस खंभे से एक डोरी लगी हुई है, क्या है, एक पोल है, और इस पोल से एक जो रोप है हमारा ज्वाइंट है, और यह ज्वाइंट है किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से। अब कोई एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चढ़ के कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। और यह जो रोप लगी हुई है उसका एंगल यहाँ पर दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो यह दिया गया है 30 डिग्री। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसे समझेंगे, जैसे लिखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 डिग्री लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जिस पर क्या कर रहा है, एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है। अब विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो क्या है, यह टाइटली स्ट्रेच्ड है। कहाँ स्ट्रेच्ड है, यहाँ पर सिंबल आ गया है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। जो इसका वर्टिकल पोल दिख रहा है, वर्टिकल पोल यही होता है ना, जो वर्टिकल पोल दिख रहा है, इस वर्टिकल पोल पर टाइटली टाइड है, यानी कि टाइटली बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये जो पोल है इस पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर इस रोप के द्वारा बनाया गया एंगल क्या हो, रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। आप लोगों को मैं ये समझाई हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग हिंदी वालों के लिए भी ऐसे ही ड्रॉ होगा जैसे मैंने ये बताया है, आप लोग इससे सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये काफी इजी है। आइए क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का मिला, क्या मिला, यह जो पूरा फॉर्म हुआ है वो किस शेप का मिला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिला है, क्या मिला है, 30 डिग्री मिली है। और फिर हमें ये हाइपोटेनस मिल गया है, क्या मिला, हाइपोटेनस मिल गया, ये क्या है, 20 मीटर का है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए यह परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मिल गया है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अगर यह ए है, बी है, सी है, तो अब आप लोग सोचेंगे क्या
कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज हो रहा था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज हो रहा था। यहाँ पर हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या पता है, पी बाई एच या एच बाई पी किसकी वैल्यू होती है? तो यह वैल्यू होती है साइन थीटा की, यह वैल्यू होती है कॉसेक थीटा की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के लिए सबसे आसान लगता है साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम लोग किस में डील करेंगे, हम लोग साइन थीटा में डील करेंगे, कॉसेक थीटा को छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, दी ही नहीं गई है, एच की वैल्यू क्या है, 20 दी गई है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू पी बाई 20। अब यह 20 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, और 20 जब यहाँ आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा। अब p को इस तरफ लिख देते हैं, p इज इक्वल टू 20/2 और ये 2 से चला जाएगा 10 टाइम में और p इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, वो भी रियल लाइफ में कैसे करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस आप समझिए, फिगर बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। करना क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि यह पी और एच का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत आ रहा था। क्या बोली हूँ मैं, पी और एच का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत आ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द sorry touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, उसके पहले हिंदी भी पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कहा गया है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it। कह रहा है एक पेड़ था, आधी आई, यह पेड़ था, आधी आई, यह टूट गया और टूट के गया कहाँ, तो ये जाके जमीन से टच करने लगा और जमीन के साथ इसने कितना एंगल बनाया, तो जमीन के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब कह रहा है जो इस पेड़ का फुट था यानी कि पैर था, वहां से जहां यह सिर, इसका जो पेड़ टूटा हुआ था उसका सिर जहां टच कर रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है, तो 8 मीटर दी गई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि हमें यह भाग भी ज्ञात करना है, यह पूरा और यह पूरा भाग भी ज्ञात करना है। अब आप लोग बताइए इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। यह क्या है हमारा 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में यही कहा ही गया है कि आधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है, टूट के जाता है, शीर्ष इसका जमीन से टच हो जाता है, जो एंगल कितने का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। बाकी इसके जो पैर होते हैं और जहां पर यह जमीन पर टच करता है, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हमें पूरी पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए।
यही है यह पूरा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमें बेस दिया गया है, हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, हमें बेस दिया गया है, हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो हम परपेंडिकुलर अपान बेस कब होता है और बेस अपान हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आता है, ये आप लोगों को याद होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मुझे याद है जो हम लोग यूज करते हैं, आइए उसको भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि जो हम लोग यूज करते हैं। उससे पहले आप लोगों को जो यूज करना है पहले वो बताती हूँ। ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट को हम लोग लिखते किससे, पी से, ये हाइपोटेनस हो गया जिसे एच से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। अब पी की वैल्यू ये कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को पता है कि पी और बी का रेशियो क्या कहलाता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो tan थीटा में आता है। किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो वह tan थीटा में आता है। तो आइए यही यूज करते हैं। और tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, p बाई बी। p की वैल्यू कितनी दी गई है, दी ही नहीं गई है, b की वैल्यू दी गई है, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई 8 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, तो tan 30 की जो वैल्यू आती है वह आती है 1/√3 इज इक्वल टू पी बाई 8। अब 8 कहाँ चला जाएगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा। 8 कहाँ गया, तो 8/√3 हो गई। यह किसकी वैल्यू आ गई, तो यह p की वैल्यू आ गई। अब आते हैं, हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, पता है ना। और यहाँ से निकालेंगे हम लोग h की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी दी गई है 8, h की वैल्यू दी ही नहीं गई है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/h। आप क्या करेंगे, h को इधर लेते आएंगे, 2 को इधर लेते आएंगे और √3 को इधर लेते आएंगे। क्या क्या बोली हूँ, सबसे पहले h को इधर लाते हैं, तो h हो जाएगा h इंटू √3/2 इज इक्वल टू 8। अब √3 को यहाँ लाएंगे, a और 2 को यहाँ लाएंगे, तो a हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा h इज इक्वल टू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। और यहाँ करते हैं इसके बाद, यह क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 8 2 जा 16 डिवाइड बाई √3। अब हमें क्या चाहिए, पूरे पेड़ की लंबाई चाहिए। तो हमारा पूरा पेड़ यही था ना, जो यहाँ से क्या हुआ था, टूट गया था। जो हमारा यह क्या बना था, p बना था, और यह टूटा हुआ भाग क्या बना था, तो यह h बना था। तो इन दोनों को ऐड करके हमें पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू पी प्लस एच। पी हमारा कितना था, तो 8, यहाँ लिखते हैं पी हमारा कितना था, तो 8/√3, और एच हमारा कितना था, 16/√3। और डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो न्यूमरेटर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर हर सेम रहे तो अंश को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 24 डिवाइड बाई √3। अब √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हमारा आ जाएगा 24 √3 डिवाइड बाई 3 से काट देंगे, तो यह आ जाएगा 8/√3। यही हमारा आंसर हुआ। अब आइए एक और तरीका बताती हूँ आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। इसमें क्या था जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो अगर हमारा क्या हो, 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है यह क्या होता है, यह 90 होता है। आप लोगों को पता ही है कि यह क्या होता है, 90 होता है। और अगर यह एंगल कितना हो, 30 डिग्री, अगर यह एंगल 30 डिग्री होगी तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो हमारी लाइन होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू होती है 1।
और 60 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसकी वैल्यू होती है √3 और 90 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2। क्या बोली हूँ मैं कि जो 30 डिग्री होती है ये क्या है, ये रेशियो है। क्या बोली हूँ मैं, ये रेशियो है 3, 60 एंड 90, 1 √3 2। यह क्या है, यह रेशियो है। रेशियो मैं आप लोगों को समझाई थी, थोड़ा सा रेशियो से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यह क्या है, रेशियो है। 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो हमारी हो जाती है 2 हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें क्या निकालना था, यह पूरे पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक टूटा हुआ पेड़ था कि एक पेड़ आया जो टूट गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 8 मीटर थी। तो हमें क्या निकालना है, एक यह निकालना है, 2 यह निकालना है। यानी कि हम कह सकते हैं हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू दी किसकी गई है, तो √3 की वैल्यू दी गई है। √3 की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। अब अगर √3 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/√3। और 3 की वैल्यू हमें निकालनी रहे, यह किसकी वैल्यू आ गई, एक टॉफी का दाम आ गया। अब 3 टॉफी का दाम निकालना रहे तो क्या करेंगे, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 टॉफियों का दाम मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा √3। ये क्या हो गया, ये 24/3 आ गया। अब इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। आप लोगों को जो मैं यहाँ समझाई हूँ वो समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। अगर यह नहीं समझ में आया हो तो इसे आप लोगों को समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बस मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि आप लोगों को अगर मन करे तो इसको समझ सकते हैं, नहीं मन करे आप लोगों को करना किस पैटर्न पे है, आप लोगों को करना इसी पैटर्न पे है। ये था हम लोगों के लिए। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक चीज और होता है, ये क्या था, यह वैल्यू थी हमारी किसकी, तो यह वैल्यू थी 30, 60, 30, 60 और 90 की। और जब हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, 45 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। यह क्या होता है, 45 हो जाता है। यह क्या होता है, 45 हो जाता है। तो यह लाइन और यह लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसे 1 और 1 मानते हैं और इसे √2 मानते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ये सब भी बहुत अच्छे से करना आप लोगों को सिखा दूंगी। कुछ क्लासेस में ये सब भी आप लोगों को सिखा दूंगी कि कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। एक पार्क है, कोई पार्क है और इस पार्क में 2 स्लाइड बनानी है जो बच्चे क्या करते हैं, जिसपे फिसलते हैं। तो 2 स्लाइड्स बनानी है, यही लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। कुछ बच्चे क्या है 5 साल से कम हैं और कुछ बच्चे क्या होंगे 5 साल से ज्यादा होंगे। वही बता रहा है कि चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री। कह रहा है कि ये जो 5 साल से कम बच्चे हैं ना, उनकी जो स्लाइड है उसकी जो हाइट होनी चाहिए वह 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। और यह जो एंगल इंक्लाइन करेगा वह एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए। वह एंगल कितने का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। ग्राउंड से, कहाँ से, टू द ग्राउंड। Fair as the for older children, she wants to have a steep slide at a height of 3 सेंटीमीटर and inclined at an angle of 60 डिग्री। कह रहा है जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा सा
और बड़ा चाहिए। जैसे 1.5 था ना, तो यह 3 मीटर का स्लाइड है और इसकी जो एंगल है ग्राउंड से वह कितनी है, तो यह है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है, यह थोड़ा सा और शार्प बनेगा, ऐसे बनेगा। यह क्या होगा, बच्चों का है तो ये थोड़ा इस शेप में बनेगा। यह बन गया आप लोगों का। तो यहाँ क्या बोला था, यहाँ बोला था कि 3 मीटर होना चाहिए और इसका इंक्लाइंड एंगल क्या होना चाहिए ग्राउंड से, तो यह 60 डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस। अब हमें ये जो स्लाइड बन रही है ना, इस स्लाइड की लेंथ ज्ञात करनी है, इस स्लाइड की लेंथ ज्ञात करनी है। यह काफी आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं ना। आइए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर बच्चे इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ध्यान से देखे होंगे तो हिंदी वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिर से बनाते हैं, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। क्या हो, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ एंगल जो हो वह 30 डिग्री पे उसका झुकाव हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला, कितने मीटर ऊंचाई वाला, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए और इसकी लंबाई चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे। आइए बनाते हैं। ये पहला बना, ये इसकी हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर। और दूसरी बनाते हैं, इसकी हाइट कितनी थी, तो 3 मीटर थी। 3 मीटर। यहाँ पर एंगल कितना था, तो ये एंगल था 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल था 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ABCDEF। हमें निकालना क्या है, तो हमें यह वैल्यू निकालनी है। यह अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे इस वैल्यू को निकालने के लिए, ये आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो में P और H का रेशियो आता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में P और H का रेशियो आता है। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा। आइए लिखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री दी गई है। तो ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P/H। P की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1.5 दी गई है। H की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 होता है, इज इक्वल टू में 15/H हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे। तो ये हमारा H/15 आ जाएगा, 15 नहीं है 1.5 है, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। H की वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा और आज यहाँ पर 3 मीटर यह लंबाई आ जाएगी। कितने मीटर की लंबाई आई, तो 3 मीटर यह लंबाई आ गई। AC की लंबाई हमें मिल गई। यानी कि जो हमारा पहला बना था स्लाइड्स, उस स्लाइड की लंबाई हमें मिल गई। अब सेकंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड में भी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी साइन थीटा यूज करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू
P बाई एच। P की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 मीटर दी गई है। H की वैल्यू कितनी दी गई है? दी ही नहीं गई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई? 3/h। इन दोनों को भी क्या करेंगे? ऊपर नीचे पलट देंगे। ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा h/3 और इस 3 को इधर लेते आएंगे तो हमारा h का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6/√3 और इसे हम लोग ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? 6/3 इंटू √3। 3 से क्या होगा? कैंसल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2√3। तो पहली जो स्लाइड सी थी उसकी जो ए थी हाइपोटेनियस या उसका लेंथ था, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड वो कितना आया था? 3 मीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड उसका कितना आ गया? तो 2√3 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड है, ग्राउंड से एक टावर है, उस टावर के टॉप, उस टावर के टॉप जो है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? यहाँ फिर से देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट क्या है? ग्राउंड पे है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यह जो पॉइंट है ना, यह ग्राउंड पे, यह जो टावर का फुट था उससे 30 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट ज्ञात करनी है। टावर की क्या ज्ञात करनी है? हाइट ज्ञात करनी है। तो इसे हम लोग एच ही लिखे हैं, हम लोग तो इसे पी लिखते हैं, लेकिन समझ में आता है ना। ये क्या है? यह हमारा हाइट ऑफ टावर है, जिसे हम लोग क्या नोट करते हैं? पी। आते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर पर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि एक मीनार है और ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। यह ग्राउंड के पॉइंट जो ग्राउंड पे है, यह मीनार के जो पैर हैं उससे 30 मीटर की दूरी पर है। अब ये जो टॉप है मीनार का, टॉप से इस ग्राउंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना है? तो यह 30 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हाइट ऑफ मीनार, हाइट ऑफ टावर ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है ये क्या होता है? यह होता है P, यह क्या होता है? H होता है, यह क्या होता है? B होता है। अब आप लोग बताएंगे किस फॉर्मूले में P और H का रेशियो आता है, यानी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B और हमें ज्ञात क्या करना है? P ज्ञात करना है। हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ मीनार या टावर, टावर इज इक्वल टू P और यही P हमें ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री दी गई है। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P की वैल्यू दी ही नहीं गई है। B की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री दी गई है, 30 मीटर दिया गया है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 होती है और P की वैल्यू दी ही नहीं गई है और B की वैल्यू 30। फिर से दोनों को पलट देंगे, या तो इसको क्या करेंगे? यहाँ लेते आएंगे, क्योंकि ये इस बार तो खुद ऊपर है, इसे पलटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे ऊपर लेते आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3 और इसे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यह हमारी वैल्यू कितनी आई जाएगी? 3 √3 डिवाइड बाई 3।
यह कट जाएगा और आ जाएगा 10√3। यही क्या थी, हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कितनी आ गई, तो 10√3 आ गया मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसके क्वेश्चन को ही हमें समझना होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपने आप आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पी और एच का रेशियो आता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बी और एच का रेशियो आता है, और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पी और बी का रेशियो आता है। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कम टाइम में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। कह रहा है एक काइट है जो ग्राउंड से 30 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। तो हम लोग देखेंगे एक पतंग है कोई ऐसे, और यह पतंग ये भूमि था, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। द स्टीयरिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइट एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ऐसे काइट सीधा थोड़ी ना उड़ती है, काइट तो ऐसे उड़ती है ना, ऐसे कहीं से उड़ती है। अब हो क्या रहा है, ये इस हाइट तक ये पहुंची है। अब जो इसकी डोरी है ना, इसको क्या किया गया है, इसको टाइटली एक पॉइंट से बांध दिया गया है। यहाँ यही लिखा है द स्टीयरिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी ये क्या है, स्टीयरिंग है, उसे क्या किया गया है, किसी एक पॉइंट से टाइटली बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60। और ये जो इंक्लाइनेशन है वह कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टीयरिंग। ये जो स्टीयरिंग है इसमें कोई भी क्या नहीं है, ढीलापन नहीं है। तो इस डोरी की हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ये कुछ इसी प्रकार से फिगर बना है। इस फिगर में क्या है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कोई पतंग थी उड़ती हुई हमें देखी, तो हम लोग देखे यहाँ इस पॉइंट से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। फिर क्या कहा है कि भूमि के साथ पतंग डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए करते हैं डोरी की लंबाई ज्ञात। इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। तो ये क्या बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। यह हाइट कितनी दी गई है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो 60 मीटर दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। अगर इसे मान ले ए, इसे मान ले बी, इसे मान ले सी, तो ये हमारा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एन छूट गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। या डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये p और h का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। तो वह आता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यह साइन थीटा की वैल्यू के तहत आता है। साइन थीटा इजक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इजक्वल टू होता है p/h। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो साइन 60 दिया गया है। p की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 मीटर।
एच की वैल्यू दी ही नहीं गई है। साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 60 इक्वल टू होता है √3/2 इज इक्वल टू 60/h। अब इसे क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करके 2/√3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा h/60 और 60 को किधर लेते आएंगे, इधर लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 × 60 डिवाइड बाई √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 120 × √3 डिवाइड बाई 3 और 3 से जब इसे क्या करेंगे, काट देंगे तो यह वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 √3। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, तो यह डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यह डोरी की लंबाई 40 √3 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। कह रहा है कि एक बच्चा है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, वो यहाँ खड़ा है और उसके सामने एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की लंबाई कितनी है, तो वह 30 मीटर है। इसके सामने ही क्या है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग की लंबाई क्या है, तो 30 मीटर है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री। कह रहा है ये जो इसके आँख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो बिल्डिंग के टॉप के साथ, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। कब इंक्रीज हो जा रहा है, जब यह यहाँ से इसकी जो डिग्री थी वह कितनी थी 30 डिग्री थी। जब ये 30 डिग्री से आगे चल के आता है, कहाँ तक आता है 60 डिग्री तक। कहाँ तक आता है 60 डिग्री तक आता है। फिर है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। जब यह इस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो यह कितनी दूरी चला, यही हमें ज्ञात करना है। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक हमारा क्या है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर ऊंचा है, भवन है। और एक लड़का है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है। यह कहाँ है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से, कहाँ से, आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ये क्या करता है, यहाँ से भवन की तरफ चलना चालू करता है तो पहले इसका एंगल क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था, तो वो था 30 डिग्री। अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। हमें यह डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यह पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह क्या था, पूरी हाइट, तो पूरी हाइट थी 30 मीटर, लेकिन उसमें से अगर 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यह यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी मिल जाएगी, तो 28.5 मीटर। हम कितना सब्ट्रैक्ट किए हैं 1.5 मीटर। अब चलिए ये फॉर्मूले में ये पूरी हाइट थी, कितनी थी 30 मीटर, लेकिन हमें कितना चाहिए 28.5 मीटर चाहिए। अब हमें ये क्या मिला है, यह हमारा परपेंडिकुलर है। यह हमें क्या मिला है, यह हमारा बेस है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले 60 डिग्री देखते हैं। 60 डिग्री देखेंगे ना, मान लेते हैं यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। तो यहाँ सबसे पहले 10 क्या चाहिए, वैसे भी h और b में रिलेशन चाहिए और h और b, ये हाइट को हम लोग क्या मानते हैं p, p और b में रिलेशन चाहिए और ये tan थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू होगा p/b। तो p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ab डिवाइड बाई bc लिख सकते हैं ना। और हमें यहाँ क्या चाहिए, अगर एंगल 30 डिग्री माने, जब एंगल 30 डिग्री मानेंगे तो हमें क्या चाहिए
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या चाहिए, ये हमारा क्या होगा, P हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा B हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह P होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, B होगा। तो हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, AP डिवाइड बाई DB। अब आते हैं सॉल्व करने। तो यहाँ tan थीटा हम लोग क्या लेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 28.5 डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू x मान लेते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई x। अब x को इधर लेते आएंगे और 3 को √3 को इधर, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि ये सॉल्व करने में के ही तहत हम लोग देखेंगे कि क्या आसान पड़ेगा, या तो हम लोग कर भी सकते हैं। उससे पहले हम लोग ए निकालेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है √3 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए बी की वैल्यू दी गई है 28.5, और पूरी डी बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो डी बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी। बी सी सबसे आसान रहेगा लिखना, यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी सी ही आसान रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, बी डी। यह इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3, और इसे हम लोग कहाँ लेते आएंगे, इधर लेते आएंगे, इज इक्वल टू बी डी। अब इस बी डी को इधर भी ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 28.5 √3 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डीसी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, डीसी की वैल्यू चाहिए। डीसी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है किसकी, बीडी की, बीडी की पूरी वैल्यू में से अगर हम बीसी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डीसी की वैल्यू। तो डीसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बीडी माइनस बीसी। डीसी मतलब पूरी वैल्यू में से अगर हम लोग ये इतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डीसी। तो यहाँ देखते हैं बीडी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो 28.5 √3। बीसी की वैल्यू कितनी आई है, 9.5 √3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 5 सॉरी 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर 98 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 पॉइंट √3 या 19 √3 आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा, डीसी इज इक्वल टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, या तो रहने देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। इससे पहले आप लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखेंगे। और ये सबसे आसान चैप्टर होता है। सबसे आसान चैप्टर भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को रेशियो तो पता चल ही गया है कि कौन सा रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत आता है। जैसे पी और एच का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत आता है, तो साइन थीटा के तहत आ जाता है। अगर हम लोग पी और बी का देखें, पी और एच का रेशियो ये हो गया, पी और बी का रेशियो देखें तो पी और बी का रेशियो टेन थीटा के तहत आता है, और बी और एच का रेशियो देखें तो ये कॉस थीटा के तहत आता है। और इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, और उससे बनता क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिस पे क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे और आंसर पा जाएंगे।
तो इस बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी था, दूसरा क्वेश्चन भी इजी था। बस यहाँ क्या करना था, यहाँ पर 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना था। एक बार p बाई बी यूज करना था, एक बार b और h यूज करना था। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, चौथा क्वेश्चन भी, पांचवा, छठवां भी हम लोग कर चुके हैं। अब 7 से क्वेश्चन 15 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।